आइए आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्ते, बैठिए। श्रवण, थैंक यू सर। आपको कभी एक प्रसिद्ध नाम है श्रवण कुमार, जी सर। उनकी अनुभूति होती है क्या? सर कभी कभार तो होता है। कभी कभार होता है। जी सर। और आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के द्वारा कभी ऐसा संबोधित किया जाता है, हाँ श्रवण, माँ बाप का ध्यान रखना? सर ऐसे व्यंग्यात्मक शैली में तो नहीं, व्यंग्यात्मक नहीं, व्यंग क्यों, नाम है ना आपका। जी सर। ये श्रवण है, ऐसा ही करेगा यो, व्यंग नहीं, अच्छी बातों में। हाँ सर, कई बार कहा गया है। और हमारी नज़र में आप ऐसा कर भी रहे हो, क्योंकि आप नेट सलेट जीआरएफ भी हो, एमफिल कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छी आपने एजुकेशन प्राप्त की है। थैंक यू सर। आपने पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी से बीए किया है। जी सर। फिर आपने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है। जी सर। एमफिल भी पॉलिटिकल साइंस में रह के किया है। तो एमफिल में आपकी क्या टॉपिक रहा था? सर पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण, राजस्थान के विशेष संदर्भ में। और आपके गाइड कौन थे? राहुल चौधरी। अच्छा। जी सर। पंचायती राज। जी सर। तो फिर आपसे पंचायती राज के बारे में पूछें? जी सर। तैयार हो? जी। प्रधानमंत्री नेहरू जी साहब ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में कहां से पंचायती राज की शुरुआत की थी? सर नागौर से पंचायती राज की शुरुआत की गई। गांव बता सकते हैं आप? सॉरी सर, गांव का नाम अभी और इसके बारे में भी थोड़ा बताने की कोशिश करें कि नागौर राजस्थान ही क्यों चुना गया था? भारत तो बहुत बड़ा है। सॉरी सर, अभी नागौर के कोई तत्कालीन सांसद हो सकता है, उनके नजदीक रहे हो, ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए, नेहरू जी ने जो पंचायती राज की अवधारणा रखी थी, जी सर। त्रिस्तरीय अवधारणा थी ये, किसी समिति या कोई कमेटी की अनुशंसा पे किया होगा ऐसा? जी सर। बताएंगे आप? सर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी जो मतलब क्रियान्वयन जो है स्थिति, उसको जांचने के लिए एक बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। और उनकी अनुशंसाओं के आधार पर जो है पंचायती राज व्यवस्था की जो अच्छा अच्छा, ये शुरुआत की गई। चलिए श्रवण, तो ये बताइए कि राजस्थान में कुछ आंकड़ों की बात कर लें, कितनी पंचायत समितियां हैं अभी? ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां? सर 11,000 सर। हाँ नहीं, आराम से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 11,000 बिल्कुल सही है, कोशिश करें आराम से। एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। चलिए पंचायत समिति बता दीजिए। 343। कुछ इनमें परिवर्तन हुआ हो इस बजट में? सर बजट 352 होगी हो या तो? जी सर, मुझे याद नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा। लेटेस्ट। प्लेटो और अरस्तु, जी सर। दोनों में से गुरु कौन है और शिष्य कौन है? सर प्लेटो गुरु है, अरस्तु उनके शिष्य हैं। तो शिष्य अरस्तु ने जी सर। प्लेटो की कौन सी बात को ये कहा कि ये केवल बातों में या कागजों में ही साबित हो सकती है, व्यवहार में नहीं हो सकती? सर मुझे सर एग्जैक्ट तो ध्यान है, मैं इसका गैस करना हाँ बिल्कुल करिए। सर जो प्लेटो है, उन्होंने साम्यवाद की जो है वो संकल्पना दी थी, विशेषकर जो है परिवार की और पत्नियों के साम्यवाद की जो अवधारणा दी थी, उसके संदर्भ में ये कहा गया। श्रवण, आप थोड़ा सा बताएंगे प्लेटो का आदर्श समाज, आदर्श राज्य क्या था? जी सर, प्लेटो जो है वो वर्क स्पेशलाइजेशन के आधार पर अपने आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं। इसके लिए वे बताते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी आत्मा के जो है 3 गुण होते हैं, और उसी आधार पर जो है व्यक्ति को अपने कार्य का जो है चुनाव करना चाहिए। तो क्या अरस्तु ने यहाँ इस पर कुछ अपना विचार नहीं रखे? क्या प्लेटो का एक आदर्श राज्य स्थापित हो सकता है क्या? सर वो हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। सर वो कहने में आदर्श राज्य जैसी सर परिस्थितियां निर्मित करना काफ़ी मुश्किल है। और उन्होंने भी माना था जो दार्शनिक राजा का जो शासन है वह काफ़ी मतलब व्यवहारिक कम है,
इस वजह से उन्होंने बाद में विधि के शासन को भी स्वीकार किया था अपनी दूसरी पुस्तक। प्लेटो का जो आदर्श राज्य था उसे हमारे भारत देश में किसी राष्ट्रीय आंदोलन में या बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था या नहीं? एक आदर्श ग्राम, आदर्श समाज। सर गांधी जी ने जो है वो राम राज्य की संकल्पना दी थी, जो गांव विकेंद्रीकृत गांव के शासन पर आधारित था। गांधी जी का जो आदर्श ग्राम सिस्टम है ये व्यवहारिक है? सर प्लेटो के राज्य की तुलना में तो सर ये काफी व्यवहारिक है। अच्छा, भारत जैसा जो ग्रामीण जो देश है। श्रवण, आप एसबीआई बैंक में भी रहे कि 2013 से 2015 तक? जी सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। क्या ये नौकरी सूट नहीं की थी क्या? सर नौकरी तो सूट कर रही थी, लेकिन सर मेरा जो है वो ध्येय प्रशासनिक सेवाओं में आना था। और तो ये मतलब अपने दोस्तों को दिखाने के लिए या परिवार को दिखाने के लिए एक जल्दी में जो नौकरी की शौक होती है, आपने फॉर्म अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हो गया, फिर बाद में आपने तय कर लिया कि प्रशासनिक सेवाओं में जाने से यहाँ पर मुझे तकलीफ हो रही है, फिर आपने छोड़ दी? सर उस समय सर परिस्थितियाँ ऐसी थी मेरे लिए कि जो पहले मुझे मिली कि उसको करना थोड़ा सही समय अनुकूल था। जब बाद में परिस्थितियाँ थोड़ी अनुकूल हुई और मैंने अपने जो घर वालों से हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही ये डिसीजन लिया था। हालांकि मैं अपनी जब जॉब में था तभी भी जो है प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रहा था। एक प्रशासक के अनेक गुण होते हैं। आपने अभी बोला है कि परिस्थितियां प्रतिकूल थी, फिर आपने अनुकूल की होगी। तो एक प्रशासक के रूप में आपके पास 2 गुण बताइए जो दूसरे में नहीं है। सर एक तो मैं विषम परिस्थितियों में भी सेल्फ मोटिवेटेड मतलब अपने को रखने की कोशिश करता हूँ, और मेरे में सब पेशेंस और दृढ़ संकल्प काफ़ी अच्छा। आपने गवर्नमेंट जॉब किया हुआ है? जी सर। बैंक में रहे हैं? किस बैंक में रहे हैं? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा। कैपिटल के दृष्टिकोण से, पूंजीकरण के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा है? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सर 1921 में जो है 3 ब्रिटिश जो प्रांतीय बैंक हैं उनको मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, और 1955 में उनका राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? मुंबई। मुंबई में है। अच्छा ये बताइए, जो बैंक होते हैं तो इनमें एक 2 टर्म ज़्यादा सुनाई पड़ते हैं, CRR। जी सर। ठीक है, ये CRR क्या होता है? सर बैंक जो डिपॉजिट लेते हैं उसका एक हिस्सा उन्हें जो है CRR यानी कैश रिजर्व रेशो के रूप में रखना होता है, ताकि अगर बैंक रन या विषम परिस्थितियाँ आए तो वो कस्टमर्स की जो कैश हैंडलिंग है उनको हैंडल कर सके। अच्छा, एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, आपने सुना होगा? जी सर। ये क्या चीज़ होता है? सर ये शॉर्ट टर्म के लिए RBI से लोन लेने के जो है साधन होते हैं। रेपो जो रेट है वह उसके अंतर्गत तो जो शेड्यूल्ड सिक्योरिटीज़ उनको गिरवी रखकर बैंक RBI से ऋण ले सकते हैं, जबकि रिवर्स रेपो रेट में बैंक अपना जो एक्सेस डिपॉजिट है उसे RBI में जमा करा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और इंटरेस्ट जो है अर्जित कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर लिक्विडिटी मतलब पैसे को जो मार्केट में है उससे रिजर्व बैंक को खींचना है तो किस चीज़ का यूज़ करेगा? रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट का यूज़ करेगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे मार्केट में 10,000 करोड़ रुपए हैं, रिजर्व बैंक सोच रहा है कि नहीं 8,000 करोड़ रुपए रहे, 2,000 करोड़ रुपए हमारे पास वापस आ जाए, तो किसका यूज करेगा? रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट का? सर वो रेपो रेट का यूज़ करेंगे, रेपो रेट को बढ़ा देंगे। अच्छा, इससे बैंकों के लिए जो है RBI से ऋण प्राप्त करना थोड़ा महंगा हो जाएगा और मार्केट में फिर जो है मनी सर्कुलेशन उसी अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। जो ये नोट होते हैं इसको ध्यान से देखा है आपने? हमारे यहाँ जो नोट चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुद्रा का नोट कितने रुपए का चल रहा है इस समय? सर 2,000 का। 2,000 का नोट चल रहा है। अच्छा, RBI कितने रुपए से कितने रुपए मूल्य वर्ग का नोट चला सकता है, बताएंगे कुछ?
सर आरबीआई जो है कितने मूल्य वर्ग के नोट मिनिमम में कितने रुपए का आप देखते हैं नोट? सर वर्तमान में 5 रुपए का है मिनिमम। 2 रुपए और 1 रुपए? सर अभी मार्केट में बहुत नहीं, सर 1 रुपए का जो है वो तो वित्त सचिव के द्वारा जारी किया अच्छा, जाता है, very good। आरबीआई जारी नहीं करता उनको। हाँ। और आरबीआई 2 रुपए से और आगे की करेंसियों के नोट जारी कर सकता है। मैक्सिमम कितनी करेंसी का नोट जारी कर सकता है? 2000 का जैसे चल रही है आरबीआई, सोच ले कि हम 5000 का जारी करेंगे, हम लोग कर सकता है? सर इसका एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं, 2 रुपए से लेके 10,000 रुपए मूल्य वर्ग का नोट आरबीआई जारी कर सकता है। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर का। क्या कारण है कि इस समय गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक हैं उनमें एनपीए की समस्या सबसे बढ़ती जा रही है, सबसे ज़्यादा होती जा रही है? सर जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वे समाज के जो आम जनता है, ज़्यादातर जो डिपॉजिट्स हैं और लोन है उनको उनकी हैंडलिंग सामान्यतः गवर्नमेंट बैंक्स द्वारा की जाती है। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत भी सरकारी बैंकों पर ये बाध्यताएं होती हैं कि वे विशेष जो वंचित वर्ग है उनको ऋण वगैरह दें। और इसके अलावा सर कुछ बिजनेस साइकिल प्रॉब्लम की वजह से या मार्केट में दूसरे इश्यूज की वजह से ये बढ़ जाते हैं, जबकि जो निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं वे सामान्यतः बड़े जो हैं मात्रा के ऋण वगैरह वे डील करते हैं। और उनके सर जो नियम कायदे वगैरह हैं वे काफ़ी सख्त हैं। इस वजह से सर जो एनपीए का जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है वो सरकारी बैंकों में देखा जाता है। अच्छा, आपको अगर इनवाइट किया जाए तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे अपना अकाउंट ओपन करवाने या प्राइवेट सेक्टर के बैंक में जाओगे? जैसे एचडीएफसी हुआ, एक्सिस हुआ, आईसीआई, किस में जाओगे आप अकाउंट ओपन करवाने? सर मेरा अनुभव तो सर एसबीआई में भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो मेरा अकाउंट सर अभी तक भी जो है गवर्नमेंट बैंक में ही है। और सर गवर्नमेंट बैंक्स काफ़ी अच्छी सुविधाएं देने लगे हैं पहले के मुकाबले, तो इस समय काफ़ी बेहतर। तो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं ये इतनी तेजी से ग्रोथ क्यों कर रहे हैं? एचडीएफसी, आईसीआई। सर अभी समय सबसे महत्वपूर्ण हो गया है और व्यवसाय वगैरह हैं उनके लिए प्रायोरिटी सर्विस ज़्यादा मैटर करती है, तो वे भीड़ भाड़ से बचने के लिए और जो है अपनी सुगमता से सभी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए निजी बैंकों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। श्रवण, नेट, फ्लैट, जेआरएफ जी मैडम। एग्जाम देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का? जी मैडम, फॉर्म तो फिल किया है और तैयारी भी की है। तो फिर इसका तो मैं ये मतलब मान लूँ कि यहाँ तो संकल्प में विकल्प है, ये नहीं तो ये सही और ये नहीं तो ये सही। मैडम इस बार जो भर्तियां हैं काफ़ी टाइम से आई है और जो ये भर्तियां हैं उनमें काफ़ी समय लग जाता है। इस वजह से मैंने बीच में जो है एक करियर विकल्प के रूप में नेट जेआरएफ पास की थी और पॉलिटिकल साइंस मेरा जो है रुचि का विषय रहा है। इस वजह से मैं जो है इसमें कंफर्टेबल भी हूँ और मैं एक विकल्प के रूप में इसे देखता हूँ। मैडम ये कह रही हैं आपसे कि आप आरएस बनना चाहते हो या फिर कॉलेज के प्रोफेसर? सर मेरा मूल ध्येय तो सर प्रशासनिक सेवाओं में यही कह रहे थे, यही बताया। तो क्यों बनना चाहते हो आरएएस? ऐसा क्या है कि आरएएस ही बनना चाहते हो? सैलरी तो वहाँ भी बहुत अच्छी है, तो क्यों नहीं? मैडम बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए प्रेरित करते हैं। एक तो इसका जो कार्य क्षेत्र है वह काफ़ी विविधतापूर्ण है और यहाँ पर आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप काफ़ी रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। आप जो है विभिन्न तरीके से और विभिन्न विभागों में रहते हुए अपने समाज को रिटर्न दे सकते हैं। इस वजह से श्रवण, महिला सशक्तिकरण की बात की थी आपने, होता क्या है महिला सशक्तिकरण? समाज में जो है वो आधा हिस्सा महिलाओं का है, उन्हें उनका जो वैध अधिकार मिलना चाहिए वाकई में, उससे वे किसी भी कारण से अगर वंचित रही है तो उन्हें इस कदर सशक्त करना है कि वे अपना जो हिस्सा है या जो भी वैध अधिकार है स्थिति पाने में सक्षम हो, यही महिला। तो अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें महिला सशक्तिकरण हुआ है हमारे राजस्थान में या नहीं हुआ है? मैडम अगर हम आज़ादी के बाद की स्थिति देखें तो बहुत सारे पैरामीटर्स पर हम देख सकते हैं कि महिलाएं जो है सशक्त हो रही हैं। चाहे महिला साक्षरता में देखा जाए तो उसमें भी सुधार हुआ है, या जो दूसरे बिंदु हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मदर्स मोर्टेलिटी रेट, इनमें भी आपको ऐसा नहीं लगता कि महिलाएं जो उनको दिए गई हैं सुविधाएं या उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका गलत उपयोग भी करने लगी हैं?
ऐसा तो लगभग कुछ जैसे दहेज के केसेस होते हैं या और केसेस होते हैं, तो वो गलत भी कई बार लॉन्च कर देती हैं केस, क्यों? मैडम ऐसा कुछ केसेस आते हैं, बाकी ये जो कानून है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए या उनके एम्पावरमेंट के लिए बनाए हुए हैं। तो अगर ऐसा उनका कोई मिसयूज़ होता है तो हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि मिसयूज़ कम से कम किया जाए, उसको कम करने के तरीके निकाले जाए। श्रवण, आपने आज तक ऐसा कोई काम किया जो आपके नाम को सिद्ध करता है, जो आपको याद हो कि हाँ मैंने वो किया था, वो मेरे माता पिता के लिए इस तरीके का कार्य था? जी मैडम, अभी कुछ समय पूर्व मेरे पापा है वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे और उनके जो है नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी काफ़ी समय तक जो है मानसिक जो है समस्याओं से ग्रसित रहे। तो इस दौरान मैं कोशिश करता था कि उनका हौसला अफजाई कर सकूं, और ये मेरे लिए एक श्रवण, ऐसे कोई 2 काम जो प्रशासन में आने के लिए के बाद आप करेंगे समाज के लिए, जिनसे आपको याद रखा जाए? मैडम, प्रशासनिक सेवाओं में आने के बाद मैं सबसे पहले जो है शिक्षा और चिकित्सा जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें जो है अपना योगदान देना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसे एरिया हैं जिनसे हम आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं या जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर जो नागरिक। नहीं, मुझे कोई पर्टिकुलर 2 काम बताइए कि मैम मैं ये करूंगा और ये करूंगा, जस्ट दिस। वो क्षेत्र बहुत बड़े हैं, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र बहुत बड़े हैं। आप क्या करना चाहेंगे, क्या योजना बनाएंगे कि उस योजना के लिए आपको याद रखा जाए? सॉरी मैम, ऐसा तो अभी पर्टिकुलर सोचा है। चलिए, कोई बात। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स जी सर। क्या है दोनों? सर ये जो है पॉलिटिकल साइंस में जो है व्यवहारवादी क्रांति के बाद इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच को बढ़ावा दिया गया है उससे संबंधित जुड़ी संकल्पनाएं हैं, जिसमें राजनीति को या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको जो किसी देश की जो है भौगोलिक स्थिति अवस्था के साथ उसको कोई सामरिक जो है वो एडवांटेज मिलता है या सामरिक कोई चुनौती उनके सामने उत्पन्न होती है अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, तो उन्हें देखते हुए संकल्पनाएं दी गई हैं। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था वो तिथि जी सर। 26 जनवरी 1950 थी, जी सर। लेकिन संविधान पूर्णतया कंप्लीट बन गया और हस्ताक्षर हो गए कब हुए थे? सर 26 नवंबर 1949। फिर ये गैप बीच में क्यों आया? 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू क्यों किया गया? मतलब बन तो गया था जी सर। लेकिन उस दिन लागू नहीं हुआ। सर 1930-31 के आसपास एक मतलब कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके तहत 26 जनवरी को एक प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो उस वजह से जो है संविधान को फिर बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अच्छा अच्छा। संविधान में 1909 का जी सर। जो एक्ट है क्यों अलग से है सभी एक्टों से? ये सर 1909 का एक्ट है उसके तहत सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसकी शुरुआत की गई थी और ये कांग्रेस के विभाजन के बाद आया था, जो काफी महत्वपूर्ण एक्ट रहा था। अच्छा, 1935 का जो हमारा एक्ट है संविधान में कितना उसका हिस्सा है? आज का जो संविधान है 1935 का जो एक्ट है हमारा जी कितना लगभग मिलता जुलता है? सर जो संविधान का मेजर पोर्शन है वह 1935 का जो एक्ट है वह उसी से लिया गया। चलिए लास्ट सवाल, संघ सूची, जी सर, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों की परिभाषा बताइए अलग अलग। संघ सूची क्या है, तीनों सूचियां क्या है? सर जो संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है। संघ सूची के अंतर्गत वे महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं जिन पर जो है कानून बनाने का एकाधिकार केंद्र सरकार को है। समवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसे सामान्य। चलिए ये बताइए श्रवण की आपकी हॉबी रनिंग और रीडिंग है। जी सर। आप किसी दावक से प्रभावित हुए हैं क्या, या नहीं। खुद के फिजिकल फिट के लिए रनिंग करते हैं?
सर खुद के जो है फिजिकल फिटनेस के लिए। कब करते हैं आप? सुबह। शाम की नहीं? नहीं सर। अच्छा। और रीडिंग में आपकी हॉबी में क्या कौन सी बुक्स पढ़ते हैं? सर नॉवल और कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह। अच्छा, नॉवेल्स में आपने क्या कौन सा नॉवेल पढ़ा है लास्ट में? सर अभी हाल ही में? सर मैंने एक ड्रामा पढ़ा था, अच्छा। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ क्या होता है? सर ये एक हिंदी महीना है जो सावन के जस्ट पहले आता है। और इसमें क्या होता है आषाढ़ में? सर बारिश की शुरुआत होती है। किसान क्या करते हैं? सर जो खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई होती है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।